हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का अगला सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, नागरिक सभी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए बिना हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। ये जो आनंद मठ की रचना है इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है, सरोजिनी नायडू हैं या फिर अरविंद घोष है। तो सही उत्तर के रूप में जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ के लेखक हैं। और आनंद मठ से ही जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है लिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह महात्मा गांधी को जाता है या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को या आचार्य विनोबा भावे को जाता है या फिर राम मनोहर लोहिया जी को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न का कि जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे वो आचार्य विनोबा भावे जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। जी, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं या रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के वो अरविंद घोष है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ये सीवी रमन थे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे या हरविंद खुराना है या फिर अमर्त्य सेन है। तो जो प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है एक इनकी जो रचना है गीतांजलि उसकी वजह से जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। और ये क्या बोलते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक जय है, ये इन्हीं का लिखा हुआ है तथा इनकी लिखित जो रचना है वो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं चौथा के बाद पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग की तो स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वहाँ हुई थी। उस वक्त तो ये था भारत का हिस्सा था वह, तो इस वहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद उन्होंने मुक्ति दिवस कब मनाया इससे संबंधित प्रश्न है। तो ये मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था यह 1939 ईस्वी में मनाया था, क्योंकि उससे पहले 1937 में जो है प्रांतीय सरकार का गठन हुआ और उसकी जब रिजाइन हुआ दिसंबर 1929 में तो इन लोगों ने मुस्लिम लीग के लोगों ने जो है उसकी मुक्ति दिवस मनाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर छठा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी। काल कोठरी की घटना जो ये बंगाल में घटी थी, एक छोटे से रूम में पैक कर दिया गया था अंग्रेजों को, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में घटी थी, या 1857 के विद्रोह की जांच करनी थी, या बंगाल के विभाजन की जांच करनी थी। तो हंटर कमीशन तो एक शिक्षा के लेकर के भी आया था, और ये जो हंटर आयोग है इसका गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जो अमृतसर में घटनाएं घटी थी जिसमें जनरल ओ डायर ने जो है वो गोलियां चलवाई थी, निहत्थे लोगों पर हजारों लोग मारे गए थे, तो उसकी जांच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और हंटर कमीशन ने जो है वो ऐसा कमेटी था जो माइकल ओ डायर को ही जो है वो उसने सही करार दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है छठा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक के कील सिद्ध होगा। यह कथन किसका था? तो आंदोलन के दौरान जो है हमारे ये जो आंदोलनकारी हैं लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाल गंगाधर तिलक, इनमें से किन्होंने कहा था? तो इनमें से ये कथन जो है ये लाला लाजपत राय का था। आंदोलन के दौरान इन पर लाठियाँ इतनी बरसाई गई कि उससे इनकी मौत हो गई थी। तो इसी पर इन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर
किया जाने वाला प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, और वह सही भी साबित हुआ। उसके बाद जो है अंततः हमारा देश जो है स्वतंत्र भी हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है 7वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन जो है वह पेशे से एक शिक्षक थे। गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे वो डिफरेंट अलग अलग पेशे के थे, कुछ वकील थे, शिक्षक थे, तो इनमें से प्रोफेसर थे, तो इनमें से कौन जो है एन सिन्हा है, ब्रज किशोर प्रसाद है, जेबी कृपलानी है, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इस 8वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जेबी कृपलानी जी जो थे वो पेशे से एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1942 के आंदोलन में 1942 में कौन आंदोलन चल रहा था? तो उस वक्त चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया? तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसके अगले ही दिन जितने भी ये आंदोलन के प्रमुख नेता थे उन्हें जो है कैद करके जेल में डाल दिया गया था। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर बनता है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। और महात्मा गांधी जी को जो है वो पुणे में आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका ये लोकमान्य है, लोकनायक है बाल। तो इसका 10वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि ये जो पार्टी से जुड़े थे वह था सोशलिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है कि जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है वह सोशलिस्ट पार्टी से है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो एग्जैक्ट तिथि कौन सी थी? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुई थी उसकी जो बिल्कुल सही तिथि है वह है ऑप्शन नंबर ए कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? 12वां का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? तो अरुणा आसफ अली का जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, या फिर असहयोग आंदोलन से है, या भारत छोड़ो आंदोलन से है, या स्वदेशी आंदोलन से। याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में इसकी जलियांवाला बाग के कांड के बाद शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार जितने भी ये आंदोलन है उसमें अरुणा आसफ अली का जो संबंध है वह भारत छोड़ो आंदोलन से है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 12वां नंबर क्वेश्चन का वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है का नया नाम क्या है? जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात का जो नया नाम है वह सरदार पटेल जलप्रपात है, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात है, या जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात है, या इंदिरा गांधी जलप्रपात है। तो इस 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात या नर्मदा नदी पर स्थित है, तापी नदी पर, या फिर इंद्रावती या चंबल नदी पर? तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो 14वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हुंडरू का जो जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? हुंडरू का जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, या कावेरी नदी पर, या इंद्रावती, या फिर नर्मदा नदी पर? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि हुंडरू का जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है झारखंड राज्य में, यानी 15वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है?
तो महात्मा गांधी जो जल विद्युत ये प्लांट उपस्थित है स्थित जो है यह जोग जलप्रपात, जिसे नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, वहाँ स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ककलोत जलप्रपात जो है यह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। ककलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है 17वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि ककलोत जलप्रपात जो है वो बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय वह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या फिर भोपाल। तो इस 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यानी 18वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पाया जाता है। अधिक चाय का उत्पादन तो असम करता है, लेकिन उसमें सबसे सर्वोत्तम चाय का पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छी चाय की जो पैदावार है वो किस जगह पर होती है, उसकी किस्म की, या जोरहट में, नीलगिरी में, या फिर दार्जिलिंग में, या कूच बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा 19वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर सी की दार्जिलिंग में जो है वह चाय की सर्वोत्तम किस्म का उत्पादन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये नीली क्रांति जो है यह किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? यह पर्यावरण से संबंधित है, या फिर कृषि से, या मत्स्य उत्पादन से, या नदियों की सफाई से संबंधित है? तो इसका 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति है, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 20वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है यह 1951, 70, 75 या फिर 85 में शुरू हुआ था। तो 21वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि ऑपरेशन फ्लड जो भारत में शुरू हुआ था वह 1970 में शुरू हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड जो है इसको जाना जाता है किस रूप में? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य ये था वो दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी को लेकर के ये शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे हम लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, और ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं उसे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो राउंड रिवॉल्यूशन है वह किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। और ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वह ग्रीन रिवॉल्यूशन से बनते हैं, हरित क्रांति से, जो खाद्य फसल खासकर गेहूं के उत्पादन से संबंधित था। लेकिन इन सबसे भी प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग को कंफ्यूज उसमें नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गोल क्रांति जो राउंड रिवॉल्यूशन है इसका संबंध किसके उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि राउंड रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो आलू के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर ये आप इसका आंसर कर पा रहे हैं तो आप उत्तर कमेंट करके बताएं, तथा वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो किस तरह का लगा। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। फसल जो है वो 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है फसल को बोने के हिसाब से। एक रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, और तीसरा जो है वो रखा गया है एक अलग कैटेगरी जिसको जायद फसल के रूप में हम लोग जानते हैं। रबी फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होगी। रबी फसल अभी जो सीजन चल रहा है भारत में वो रबी फसल का सीजन है। रबी फसल में मुख्य रूप से जो है वो गेहूं, मसूर, यानी गेहूं, दलहन और तिलहन ये कह सकते हैं हम लोग, जिसमें मसूर, मूंग नहीं, मसूर है, उस सरसों है, ये सारे जो गेहूं है, दलहन है और तिलहन है ये रबी फसल में आएंगे। उसके बाद फिर आएगा मौसम जो है बीज का जो मौसम होगा, अब जो मार्च अप्रैल में बोया जाएगा और मई जून में काट लिया जाएगा, ये फसल होगा जायद फसल का मौसम, जिसमें मूंग है, तिल है, तो इन सारे फसल इसमें उगाए जाएंगे। और उसके बाद जो है एक मौसम आएगा जो मई जून में बोया जाएगा
और फिर अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, वो फसल जो होगा वो खरीफ फसल का मौसम होगा। तो 3 रूप से जो है फसल को बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। मार्च अप्रैल में बो करके मई जून में उसे काट लिया जाता है, वो फसल जायद फसल है। और फिर उसके बाद जो है मई जून में जो फसल लगाया जाए और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटनी हो, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। तो खरीफ फसल नहीं है तो चावल है, गन्ना है, कपास है, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गेहूं जो है ये रबी फसल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 23वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। रेशा फसलें जो है यह जूट, गन्ना, अलसी है या फिर कपास, मक्का, तंबाकू है। तो मक्का तो रेशेदार फसलें नहीं है। या फिर सन, कपास, मक्का है। तो इसका जो या कपास, सन, जूट है, करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि कपास, सन और जूट ये सारे जो फसलें हैं ये रेशेदार फसलें हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में जो यह रोग है फुट एंड माउथ रोग, या जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, या फिर कवक के कारण होता है, या प्रोटोजोआ है, या फिर विषाणु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 25वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 25 का डी, यानी यह वायरस के कारण जो है, विषाणु के कारण इस प्रकार के रोग होते हैं। फुट एंड माउथ रोग जो है यह वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, जो कि कोशिका को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह कोशिका भित्ति जो है यह किस में पाया जाता है, यह किस चीज़ की बनी होती है। तो यह कोशिका भित्ति जो है यह सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 26वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। जी, चावल के फसल के लिए जो जैव उर्वरक का काम करता है वो कौन सा जीव है। नील हरित शैवाल है यानी ब्लू ग्रीन एलगी है, या फिर राइजोबियम स्पीसीज है, या कवक मूल कवक है, या फिर एजेटोबैक्टर है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं वह है ऑप्शन नंबर ए कि नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एलगी जो है यह इसका प्रमुख काम है कि जैव उर्वरक का कार्य करना। और उसके बाद जो हमारे ये है राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है यह करता क्या है कि यह जो है यह रबी फसल के जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के और उसका जो है फिर मिट्टी में फिक्सेशन का कार्य करता है। तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य के लिए जाना जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि रबी फसल के जड़ों में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वृक्षों की जो छाल है बार्क पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। वृक्षों की जो छालों पर उगने वाले कवक हैं वह कोर्टिकोल्स कहलाते हैं, या जूफिलस कहलाते हैं, या फिर सॉक्सिकोल्स या क्रोपोफिलस के नाम से जाने जाएंगे। तो इस 28वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है कि कोर्टिकोल्स के नाम से जो है यह वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक जाने जाते हैं। 28वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर को जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है वह कौन सा उत्तक करता है। एपिथेलियम उत्तक है, या फिर पेशीय उत्तक है, या संयोजी उत्तक है, या फिर तंत्रिका उत्तक है। 29वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है। तो 29वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी एपिथेलियम उत्तक जो है यह शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि जो है वह श्वेत ग्रंथि है, या फिर संयोजी ग्रंथि है, या वसामय उत्तक है, या रोम है। इसमें से कौन जो है हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी
कि हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए जो है वो वसामय उत्तक का प्रमुख ये हाथ में इसका प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर को गर्म रखने का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मनुष्य की त्वचा जो है वो सबसे मोटी त्वचा किस जगह की होती है? वो हथेली की त्वचा होती है, तलवे की त्वचा होती है, धड़ की या फिर सिर की? तो सबसे मोटी त्वचा तलवे की होती है, हम सभी जानते हैं। इसमें बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 31वां का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वह कौन सी है? कि हाथ की कोशिका है या पैर की या फिर तंत्रिका कोशिका है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है दोस्तों, यह तंत्रिका कोशिका, यानी जो है इसे नर्वस सिस्टम के रूप में जानते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी जो है 32वां नंबर प्रश्न के लिए वो सबसे करेक्ट आंसर है। 32 का सबसे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है कि जो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है यह तंत्रिका कोशिका के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शरीर में जो मोटापन आता है यह किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा के या वसा उत्तक के, सुक्रोज के या फिर ग्लूकोज के? तो 33वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यह वसा उत्तक के जो है फैट टिश्यू के कारण जो है यह ऐसा वसा उत्तक के कारण शरीर में मोटापन आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक का उदाहरण है? मस्तिष्क है, रक्त है, यकृत है और आमाशय है। तो मस्तिष्क, रक्त, यकृत यानी लीवर और आमाशय है, ये सभी जो है ये ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम लोग बात करें उत्तक की तो उत्तक जो है वो मुख्य रूप से ये रक्त है जो उत्तक का कार्य के रूप में उत्तक के रूप में जाने जाएंगे। 34वां का जो करेक्ट आंसर है यह भी ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी, 2 जनवरी, 28 फरवरी या 14 मार्च कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन का कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 35वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी, खेल दिवस के रूप में 22 अप्रैल मनाया जाता है या 26 जुलाई मनाया जाता है या फिर 29 अगस्त मनाया जाता है या 2 अक्टूबर मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष जो है यह 29 अगस्त मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का पैदाइश है। मेजर ध्यानचंद जी को जो है यह हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष अपने देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि शहीदी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस जो है महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने जब हत्या कर दिया था तो उनके सम्मान में जो है उस दिन महात्मा गांधी जी के सम्मान में हर वर्ष जो है 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे। इसका 37वां नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है यह रोबर्ट्स कप है, संतोष ट्रॉफी है, डुरंड कप है या फिर आईफा शील्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 38वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वह डुरंड कप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है या बैडमिंटन से संबंधित है या फिर टेबल टेनिस से या लॉन टेनिस से या हॉकी से? तो इसका भी 39वां नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जो डेविस कप है यह लॉन टेनिस से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का भी सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? यानी रणजी ट्रॉफी का जो खेल है यह किससे संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से या फिर क्रिकेट से? तो इसका भी इसका संबंध जो है रणजी ट्रॉफी का वो क्रिकेट से है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस
प्रश्न के लिए भी करेक्ट आंसर है। 40वां नंबर क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम लोग एक एक 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट में देखे हैं, जो कि आने वाले परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो है इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।